So as Madam has briefed that today we will be talking about initiatives of Government of India and Government of Maharashtra towards environment protection and sustainable development. So first we start with एयर पोल्यूशन. वी ऑल नो, हमें पता है एयर पोल्यूशन के बारे में. हमने पिछले मेरे प्रेजेंटेशन में हमने एयर पोल्यूशन के अलग अलग अध्याय के बारे में, अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में हमने ये देखा है. और so the first initiative which we would like to discuss is the National Clean Air Program, that is NCAP. In NCAP, National Clean Air Program, it is a Government of India initiative, and the central government launched National Clean Air Program as a long-term time-bound national level strategy. गौर करिएगा, it is a long-term time-bound national level strategy to tackle air pollution. जैसा कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमने इस पर चर्चा की, the 194 countries have signed Paris Agreement, and Paris Agreement is about reducing the carbon emission. Carbon emission means we are controlling the air pollution की तरफ ज़्यादा ध्यान है. Paris Agreement is all about air pollution. So हमारा आज के, अगर हम विश्व मान में देखेंगे तो भी एयर एनवायरनमेंट के जितने भी पोल्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा कंसर्न एयर पोल्यूशन के प्रति है. सो हमारे देश में भी जितने इनिशिएटिव चल रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर फॉर एयर पोल्यूशन. लाइक दिस वन एनकैप की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, द नेम सजेस्ट क्लीन एयर. इट्स अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं है, काफी लंबा टर्म है, टाइम बाउंड. ऐसा नहीं कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान चलता ही रहेगा. इट्स अ नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी टू टैकल एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री. मगर इसमें ऐसा है कि इसमें सारे एयर पोल्यूशन के पैरामीटर्स में से पार्टिकुलेट मैटर को मेनली फोकस किया गया है. एंड ये बोला जा रहा है कि 2024 तक हम 2019 में जो पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन है उससे 20 to 30% कम करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. पार्टिकुलेट मैटर दो तरह के हैं, PM10, PM2.5, डिपेंडिंग ऑन साइजेस. इसके सिवा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, ओजोन, लेड, बहुत सारे पैरामीटर है. बट एनकैप इज मेनली फोकसिंग ऑन particulate matter. Most of our initiatives are mainly focusing on particulate matter. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, बिकॉज ग्लोबली हम बात कर रहे हैं कार्बन एमिशन को कम करने का, और इंडिया में जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं उसमें मेनली हम पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहे हैं. In process of implementation of city-specific air quality management plan by National Ambient Air Quality Standards. और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया मैंने कि एनजीटी, भारत सरकार ने चिन्हित किया 102 शहर जहां प्रदूषण है, एनजीटी ने उसमें और 20 जोड़ दिए तो 122 हो गए. नाउ हम आते हैं नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. देखिए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला स्टेप ये होता है कि हमारी तबीयत कैसी है उसको पहले जांचना पड़ेगा. कोई भी चीज को जांचना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप उसका रेमेडी दे सकते हैं. तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जांचना कि हमारे देश में, हमारे शहरों में कहां कहां पे एयर पोल्यूशन है. सो गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिंग ए नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो जिसमें 703 मैनुअल ऑपरेटिंग स्टेशन कवरिंग 300 cities एंड टाउन्स. इसमें बेसिकली 4 पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं. पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. और ये मैनुअल स्टेशन है, 703 मैनुअल स्टेशन 307 शहरों में और गांव मतलब टाउन में. इसके साथ ही 134 रियल कंटिन्यूअस
एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, जो 71 शहरों में है। यहां पे ज्यादा पैरामीटर्स को नापा जा रहा है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, PM10, PM2.5, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, बेंजीन। इसमें काफी सारे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, इसका एम क्या है? इसका एम है टू डिटरमाइन द स्टेटस एंड ट्रेंड ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी। कौन से शहर, कौन से टाउन में एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है आज के डेट में, वो जानना है। टू ascertain whether the prescribed ambient air quality standards are violated। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइंड है, हम पहले बाद में देखेंगे। तो इस प्रोग्राम के जरिए ये जानना है कि कौन कौन से शहर में और टाउन में एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वायलेट हो रहा, मतलब जो अगर प्रेस्क्राइब 80 माइक्रोग्राम है पर मीटर क्यूब, तो क्या वो 80 के ऊपर है। टू आइडेंटिफाई नॉन अटेंडेंट सिटीज, तो जहां जहां पे ये वायलेट हो रहा है वो नॉन अटेंडेंट सिटीज है, वहां वहां वायु प्रदूषण है। ऑलरेडी 102 सरकार द्वारा, CPCB द्वारा और 20 NGT द्वारा आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। टू ऑब्टेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स। एक बार आपको ये पता चल जाता है उसके बाद इसके करेक्टिव मेजर्स आपको डेवलप करना है। और इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, टू अंडरस्टैंड द नेचुरल क्लींजिंग प्रोसेस अंडरगोइंग इन द एनवायरनमेंट थ्रू पोल्यूशन, डाइल्यूशन, डिस्पर्शन, विंड बेस्ड मूवमेंट। देखिए क्या होता है कि एक चिमनी है, एक चिमनी से प्रदूषण हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट ले लीजिए। थर्मल पावर प्लांट की चिमनियां हैं, उसमें से प्रदूषण हो रहा है। अब हवाओं के रुख के ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है। हवा अगर तेज चल रही है तो ये जो पोल्यूशन है वो बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाएगा, दूर तक चला जाएगा। और जब डिस्पर्स होगा तो वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होगा तो इंपैक्ट कब होगा? सिंपल है, अगर आप एक मग्गे पानी में एक ड्रॉप फेनोप्थिलिन डालते हैं, एक कप पानी में एक ड्रॉप फेनोप्थिलिन डालते हैं तो ज्यादा पिंक दिखेगा। एक मग्गे में डालते हैं तो हल्का पिंक दिखेगा। एक बाल्टी में डालते हैं पानी में तो शायद ही पिंक दिखेगा, डाइल्यूशन इफेक्ट। तो ये विंड बेस जो है मूवमेंट, वो स्टडी करना है नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम के ऊपर। और ये नेचुरल क्लींजिंग हो रहा है, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे। नेचर एयर पोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा है, नेचर एयर पोल्यूशन को डिस्पर्स कर रहा है। और उसके बाद इससे कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या, कोई नया केमिकल बन रहा है क्या, ये सब देखना एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के अंतर्गत लिया गया है। अब दूसरा है एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं, स्टैंडर्ड्स दिखाए गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंडिकेट नेसेसरी एयर क्वालिटी लेवल एंड अप्रोप्रिएट मार्जिन रिक्वायर्ड टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेबल हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। क्यों स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड इसलिए कि भाई इसके अंदर आप हैं तो आप सेफ हैं, आपकी वेजिटेशन सेफ है, हेल्थ प्रॉपर्टी सब सेफ है। प्रॉपर्टी एयर पोल्यूशन से प्रॉपर्टी का क्या संबंध? बिल्कुल संबंध है जनाब। ताजमहल जैसा हमारा मकबरा, ताजमहल येलो हो रहा था, बाद में नीरी ने ये प्रोजेक्ट लिया था, करीब 25 साल पहले की बात है। फिर ये शोध कार्य के बाद पता चला कि मथुरा रिफाइनरी से जो पोल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं वो हवाओं के रुख के साथ आगरा के ऊपर से बह रहे हैं, और उसके रिएक्शन के कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है। तो प्रॉपर्टी में भी इसका इंपैक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म यार्डस्टिक फॉर द असेसमेंट ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ नेशनल लेवल। पूरे नेशनल लेवल में एक ही क्वालिटी होना चाहिए, एक ही यार्डस्टिक होना चाहिए। उसके लिए एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया कि पूरे भारतवर्ष में वायु प्रदूषण के एक ही नॉर्म्स लागू हैं। टू इंडिकेट द एक्सटेंट एंड नीड ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्राम। जहां जहां पे प्रदूषण होगा वहां वहां पे आपको मॉनिटरिंग प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड है आपके समान। इसमें देखिए दो तरह के स्टैंडर्ड दिए गए, एक एनुअल, एक 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब शॉक लोडिंग होता है वो, और एनुअल मतलब एवरेज। और इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरियाज को अलग किया गया है, और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को अलग किया गया है।
फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आप 24 घंटे में देख रहे हैं तो इसका लिमिट 80 माइक्रोग्राम दिया गया है पर मीटर क्यूब हवे में। 1 मीटर क्यूब हवे में 80 माइक्रोग्राम अलाउड। और अगर आप पूरे साल का एवरेज देख रहे हैं तो वो 50 माइक्रोग्राम। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 80-40 इस तरह से आपके समक्ष है। अगर आप पार्टिकुलेट मैटर देखेंगे PM10 तो वो 24 घंटे के लिए 100 है और एनुअल 60 है। पर अगर आप 2.5 देखेंगे तो वो 24 घंटे के लिए 60 और एनुअल ओनली 40 है। इस तरह से सारे जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं सारे, इन सबके मानक दिए गए हैं और इस तरह से मेजर करके बताया जाता है कि कौन से शहर प्रदूषित है, कौन से शहर प्रदूषित होने के कगार पे खड़ा है और कौन सा शहर आज प्रदूषित नहीं है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप नागपुर शहर में भी काफी जगहों पे, काफी चौराहों पे आप एक डिस्प्ले देखोगे जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लिखा रहता है। ये शुरुआत हुआ था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था 2015 में, सिर्फ 14 शहरों में, और अब ये 71 शहरों में ये डिस्पर्स हो गया। 71 शहरों में ये हो रहा है। गजानन सोनवानी जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। मैडम आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज। आ रही है। तो सोनवानी जी आपका कुछ प्रॉब्लम है। ओके। अब AQI इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिससे आम जनता, मेरे आपके जैसे आम जनता जान सकता है कि जिस शहर में मैं रह रहा हूं, जिस शहर में सवेरे में ऑफिस जा रहा हूं, यहां का एयर क्वालिटी कैसा है। तो दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें काफी सारे पैरामीटर्स को लिया जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सारों को ले लिया गया है। PM10, PM2.5, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड लेड, ये सारी चीजों को मिला के आपके शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स डिस्प्ले होता है। और ये इसका चार्ट है, मतलब अगर 0 to 50 है तो अच्छा है, गुड। 51 to 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है। 101 to 200 है तो मॉडरेट है। 200 के ऊपर है तो पुअर है। 300 के ऊपर है तो वेरी पुअर है। 400 के ऊपर सीवियर है। जैसा कि मैंने पिछले बार आपसे कहा था कि कई शहर, बड़े शहर, दिल्ली, मथुरा, गाजियाबाद उसके बाजू में ही, ये सब शहर, काफी और भी काफी शहर है, यूपी में भी है काफी, महाराष्ट्र में भी है, ये पुअर के रेंज में ऑलवेज रहते हैं। और कुछ भी हलचल हुई तो वेरी पुअर में चले जाते, दिवाली में सीवियर में चले जाते। तो ये मेन हमारा प्रॉब्लम है कि एयर क्वालिटी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारा मॉनिटरिंग ठीक है, बट उसको कम करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पे हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। अब आप देखिए नॉन अटेनमेंट सिटीज, हम महाराष्ट्र की बात करें तो हमारे 17 शहर हैं। आप बताइए ये 17 शहर के सिवा और कोई शहर है क्या हमारे महाराष्ट्र में? सारे शहर तो प्रदूषित है, बचा ही कौन है? छोटे मोटे, अकोला, अकोला भी है, लो अकोला अमरावती भी है, कौन छोट, कोई नहीं बचा है सर। तो ये हालात है आज। ये पूरे देश के 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज, उनका लोकेशन, नॉन अटेनमेंट सिटीज के ये पूरा लोकेशन दिया हुआ है। इसके बाद आया, चलो हमको पता चल गया कि भाई कौन नॉन अटेनमेंट है, क्या प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी कैसा है, सब कुछ हमें पता चल गया। तो अब आया नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान। अब हमें कुछ करना है, इस प्रदूषण को रोकना है। उसके लिए हमने सबसे पहले सरकार ने लाया नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान। क्लीन एयर एक्शन प्लान में क्या है? स्ट्रिंजेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अमेंडमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। जो मिटिगेशन मेजर्स है जिसके जरिए एयर पोल्यूशन को आप कम कर सकते हैं, जो आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो आप स्ट्रिंजेंट रूप से इंप्लीमेंट करें, कठोर रूप से इंप्लीमेंट करिए। ऑगमेंट एंड स्ट्रेंथन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क। आज भी आपका हर आने वाले 6 महीने में आपका जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, और कर भी रहे।
73 देशों से शुरू हुआ था, आज 145 पे है, कल और बढ़ेगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को आपको स्ट्रॉन्ग करना है और पब्लिक अवेयरनेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका टेन्योर क्या, क्लीन एयर प्रोग्राम का, क्लीन एयर प्रोग्राम का टेन्योर 20 से 25 है और बेसलाइन लिया गया है 2019 को। और टारगेट, पहला टारगेट है कि 2024 तक एटलीस्ट पार्टिकुलेट मैटर में 2019 में जितना हम एमिट करते थे, हम उससे 20 से 30% कम करेंगे पार्टिकुलेट मैटर में। क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये टारगेट लिया गया है, पहला टारगेट। इसके सिवा अगर आप कुछ देखेंगे तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एडवांस व्हीकल एमिशन एंड फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड, हम जानते हैं कि इंडिया BS4 से सीधा BS6 में जंप किया। प्लान टू इंट्रोड्यूस ए वॉलंटरी फ्लीट मॉडर्नाइजेशन एंड एन ओल्ड व्हीकल, पुराने व्हीकल को स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में, डिटेल में देखेंगे बाद में। मेट्रो रेल सेवा को और बढ़ाना है एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उज्ज्वला स्कीम के तहत LPG कनेक्शन को गांव में पहुंचाना है, क्योंकि एक मेजॉरिटी ऑफ द एयर पोल्यूशन गांव से जो हो रहा है वो खाना पकाते वक्त हो रहा है, क्योंकि उसमें जो चूल्हा फूका जाता है, लकड़ी जलाया जाता है, उससे काफी एयर पोल्यूशन होता है। तो इसलिए सरकार उज्ज्वला स्कीम गांव गांव में पहुंचा रही है। और उसके विपरीत शहरों में हम बिंदास कचरा जला रहे हैं। हमारे घर के सामने का कचरा हमारे भाई को बोल के थोड़ा इकट्ठा करके जला दे भाई। और शोकांति का ये भी है कि नागपुर महानगर पालिका के खुद के स्वीपर्स जो हैं, वो भी काफी बार देखा गया है कि इस तरह से कचरा जला रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द एयर पोल्यूशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी। इंट्रोड्यूसिंग एन एनर्जी एफिशिएंसी लेवलिंग प्रोग्राम ऑफ होम अप्लायंसेस। आज आप टीवी खरीदने जाएं, AC खरीदने जाएं, मिक्सर खरीदने जाएं, वॉशिंग मशीन खरीदने जाएं, तो उसके ऊपर में आपको एक स्टिकर दिखेगा जिसमें स्टार बने हुए हैं। उसके ऊपर स्टार बने हुए हैं। वो स्टार आपको बताता है कि ये कितना एनर्जी एफिशिएंट है। अगर 5 स्टार है तो फुल्ली एनर्जी एफिशिएंट है, सिंगल स्टार है तो बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। तो नॉर्मली इससे क्या होता है कि जो आम आदमी है वो कोई चीज खरीदने के पहले समझ सकता है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खपत कितना होगा। इसमें दोनों को फायदा है। एक तो वो ये सोच सकता है कि मेरे पे इलेक्ट्रिसिटी का कितना खपत होने वाला है। मैं अगर 1 स्टार ऊपर जाऊं तो भले थोड़ा ज्यादा पैसा अभी देने पड़ रहा है, पर सालों साल हम इसको बचा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि सर्वे में देखा गया है कि जहां तक हम AC की बात करें, सबसे ज्यादा ये सिस्टम इन लॉन्च होने के बाद AC में सबसे ज्यादा 4 स्टार वाले AC बिक रहे हैं। ये एक गोल्डन मीन है। 5 स्टार ले सकते हैं पर उसकी कीमत 15,000 10,000 ज्यादा आएगा 4 स्टार से। 3 स्टार बहुत ही सस्ता होगा, पर लोगों के दिमाग में है कि नहीं यार, थोड़ा सा, कुछ लोग थोड़े एनवायरमेंट कॉन्शियस भी हैं, पर 5 स्टार ज्यादा महंगा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर AC आज बिक रहा है तो वो 4 स्टार AC बिक रहा है, उसके बाद 3 स्टार बिक रहा है, उसके बाद 5 स्टार बिक रहा है। इससे हमको ये हम कल्पना लगा सकते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बट 4 स्टार का ज्यादा बिकना ये प्रमाणित करता है कि लोग सचेत है अपने पॉकेट के बारे में भी और नेचुरल रिसोर्सेस कंजर्वेशन के बारे में भी। हम ये उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए कि हर व्यक्ति 5 स्टार खरीदे, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बट इतना जरूर है, ये कानून लागू होना चाहिए कि जहां पे भी सरकार कुछ बना रही है, सरकार का है, कुछ हॉस्पिटल हो गया, ऑडिटोरियम हो गया,
वहां सरकार को 5 स्टार एसी में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आप, पैसों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां पे आप एमिशंस कम करेंगे, पावर कंजम्पशन कम होगा। तो ये कुछ एयर क्वालिटी, एयर एनवायरनमेंट के बारे में हमारे भारत सरकार द्वारा लिया गया कुछ इनिशिएटिव्स है। मैं आपको बताऊं एक पर्सनल एक्सपीरियंस। जब हम BS4 से BS6 में जंप किए, तो सबको लग रहा था कि फिर से थोड़ा समय मिल जाएगा, पर गवर्नमेंट एकदम स्ट्रिक्ट थी कि एक सर्टेन डेज के बाद वही गाड़ियां बिकेगी जो BS6 है, जो BS6 को मैच करती है। तो बहुत सारी गाड़ियां जो बन गई थी, कंपनियां उसको बेचना शुरू करी। तो जब उन्होंने बेचना शुरू करी, एक होंडा का एक गाड़ी है, नावी नाम का, नावी, छोटा सा है, दिखने में बाइक है पर छोटा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, नावी जो तब शायद प्राइस कुछ 55,000 था, नागपुर में जिस दिन आखिरी दिन है BS4 के बिकने का, उसके 7 दिन पहले इन्होंने नावी का प्राइस घटा के 27,000 कर दिया। आप यकीन मानिए, लंबी लाइन लग गई। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि सरकार ये चेंज क्यों कर रहा है? सरकार चेंज कर रहा है एयर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पर मेरे आपके जैसे लोग जाके वहां लाइन में लग रहे हैं 25,000 बचाने के लिए। अब ये जो नावी बिक रही है, वो आने वाले 20 साल BS4 के हिसाब से चलेगा और प्रदूषण करेगा। और चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे एक पत्रकार बंधु ने मुझे फोन किया और फोटो भेजा कि उस लाइन में नागपुर के 2 पर्यावरणविद भी खड़े, जो अलग अलग समय पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग बातें करते रहे। तो ये विचारधारा देखिए, 25,000 रुपए के लिए हम, सरकार जो निर्णय ले रही है उसके हम खिलाफ जा रहे हैं, हम नावी खरीद रहे हैं। ये विचारधारा बदलना बहुत जरूरी है। चलिए, एयर के बाद हम बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया था 2018 में, जो कामयाब नहीं रहा, जिसके अलग अलग कारण है, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया है। तो अब जो प्लास्टिक बैन जो आया है, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया था, मगर अभी जो प्लास्टिक बैन आया है, ये प्लास्टिक बैन भारत सरकार ने लाया है। क्यों प्लास्टिक को बैन क्यों किया गया? क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। टोटल जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसमें से 20% सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक की पन्नियां जो है वो जाके हमारे नदी नालों, हमारे सीवर लाइन को चोक करते हैं, जिससे शहरों में जल जमाव होता है। माइक्रोप्लास्टिक भारी मात्रा में ओशन में पहुंच गया, 5 mm साइज के, और ये डेंजरस होते हैं केटल्स के लिए, हमारे मवेशियों के लिए। हम उन्हें खाना देते हैं, पर हम प्लास्टिक में देते हैं। मैंने पिछले बार भी बोला था कि हमारी गौ माता प्लास्टिक के सहित खाना खा लेती, और जब उनका देहांत होता, पोस्टमार्टम होता, तो उनके पेट में से करीब करीब 10 किलो 15 किलो प्लास्टिक निकलता है। ये कुछ फिगर्स आपके सामने हैं। 15 बिलियन प्लास्टिक बैग्स यूज्ड ईच ईयर। हर साल करीब 50 बिलियन प्लास्टिक बैग यूज होता है पूरे विश्व में। 13 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक लीक इनटू ओशन एवरी ईयर। 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल बॉट एवरी मिनट। 1 मिनट में 1 मिलियन, 10 लाख प्लास्टिक बॉटल खरीदा जा रहा है पूरे विश्व में। 1 लाख मराइन एनिमल किल्ड बाय प्लास्टिक ईच ईयर, आपके समक्ष है। और 100 साल लगता है प्लास्टिक को एनवायरनमेंट में डिग्रेड होने के लिए। इसीलिए आज प्लास्टिक के बारे में इतना बैन की बात हो रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जनरेट्स 95 लाख टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर। एवरी ईयर हम इतना जनरेट करते हैं, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक होता है 38 लाख टन। एक बात गौर करिएगा, बैन पूरे प्लास्टिक पे नहीं है, बैन सिंगल यूज प्लास्टिक पे है।
अब जो बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 कंप्लीट बैन कर दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक पे। भाई साहब ने तो अच्छे दिल से प्लास्टिक इन्वेंट किया था, पर हमने प्लास्टिक को महिषासुर बना दिया, सॉरी भस्मासुर। जैसे मैंने बस बताया था, भस्मासुर वो था जो शिव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी बोले तथास्तु। फिर वो बोले मैं तुम्हारे ही सर पे हाथ रख के टेस्ट कर लेता हूं कि वरदान काम कर रहा है कि नहीं। शिव जी भागते फिरे। तो आज प्लास्टिक को भी हमने हमारे जिंदगी में इस तरह से ले लिया है कि आज प्लास्टिक हमारे घरों में घुस गया, हमारे रोजाना जिंदगी में घुस गया है। इसको बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है आज हमारे लिए। तो क्या बैन है और क्या अलाउड नहीं है? ईयरबड फॉर प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकॉल बैन है। प्लास्टिक के प्लेट्स, कप, ग्लासेस, कटलरी, फोक, स्पून्स, नाइफ, स्ट्रॉ, ये सब बैन है। और अभी जो कैरी बैग है वो 50 माइक्रोन के ऊपर होना जरूरी है। 31 सितंबर से ये 75 माइक्रोन होना जरूरी है और 1 जनवरी से 120 माइक्रोन होना जरूरी है। 31 तक समय इसलिए दिया गया क्योंकि लोग सरकार के पास पहुंचे कि हमारे इतने मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, अब अगर ये बिकेगा नहीं तो भारी मुश्किल होगी। तो इसलिए 31 सितंबर तक दिया गया है कि भैया जितना आपके पास है उसका आप देख लीजिए, बेचना है बेच दीजिए। मगर 31 सितंबर के बाद 50 माइक्रोन्स का नहीं बिकेगा, तब 75 माइक्रोन्स का करना पड़ेगा। और 75 माइक्रोन्स का प्रोडक्शन भी बंद कर दीजिए क्योंकि 1 जनवरी के बाद आपको 120 माइक्रोन करना पड़ेगा। तो हमारी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है उनको भी कुछ दायित्व दिया गया है। पहला है टू आइडेंटिफाई, सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई सिंगल यूज प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव like cloth, jute bag, degradable cutlery, etc. level available in the market। देखिए ये सबसे बड़ी शोकांतिका है। हम महाराष्ट्र में भी 2018 में पहली बार बोले थे कि प्लास्टिक बैन करेंगे, पर आज 2022 आ गया, हम ऑल्टरनेटिव दे नहीं पाए। और जब तक आप ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाओगे तब तक हमें अधिकार नहीं है बोलने का कि प्लास्टिक बैन करो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आम देखिए, भारत एक गरीब देश है, यहां आम आदमी को आपको ऑल्टरनेटिव तो पहले देना पड़ेगा। सभी को मालूम है कि प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, मगर एक गरीब मजदूर समझ लीजिए, ठीक है ना, भारत के जो 30% जनता की बात करें हम, जो रोज का रोज कमाते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कल क्या कमाएंगे। जब वो घर लौटते हैं तो वो सब्जी लेते हैं, तो वो एक प्लास्टिक बैग में, पन्नी में लेके जाते हैं। हम कह रहे हैं कि ये बैन है तो हमें उस व्यक्ति को ऐसा ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा जो प्लास्टिक जैसा ड्यूरेबल हो और प्लास्टिक जैसा सस्ता हो। आज अगर दुकानदार 1 किलो आलू, 25 रुपए का आलू 10 रुपए के बैग में देगा तो हम और आप खरीद लेंगे सर खुशी से, पर शायद 135 करोड़ जनता नहीं खरीद पाएगी। सो ऑल्टरनेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट ग्रुप्स डीलिंग इन बॉटल ड्रिंक्स मे बी रिक्वेस्टेड टू सेट अप बॉटल बैंक्स। देखिए शब्दों का मारपेच देखिए, मे बी रिक्वेस्टेड, क्यों भाई? बॉटल बैंक मतलब आप जो बॉटल बेच, आपका समझ लीजिए पेप्सी पिया आपने, वो बॉटल अगर आप एक जगह जाके वापस करें तो आपको थोड़े पैसे वापस मिलेंगे, 1 रुपए 2 रुपए जो भी हो। इसमें मे बी वर्ड का यूज हुआ है। करना है करो, नहीं करना मत करो। सो अगर कोई कॉर्पोरेट ग्रुप सोचता है कि भाई हम अपने CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक बॉटल बैंक बना देते हैं तो ठीक, अगर नहीं बनाना चाहते ना बनाए। ये मे बी की जगह होना चाहिए मैंडेटरी, जो नहीं हुआ है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को बोला जा रहा है कि आप छोटे छोटे किस्सों, छोटे छोटे दुकान टाइप का बनाइए जहां थैला, यूट, बर्तन, ऐसी चीजें का भंडार बनाइए। मुझे पर्सनली ये जो बोला जा रहा है करिए, मुझे नहीं लगता है ये हो पाएगा।
जो भी प्लास्टिक बैन होगा, जो प्लास्टिक का यूज कम होगा, वो फाइन लगने के कारण। क्योंकि देखिए, हमने देखा है, आज भी हमने देखा है, हम सब मानते हैं, दिल से मानते हैं कि टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट मैंडेटरी है। हम सब जानते हैं, मगर हम में से कितने लोग पहनते हैं? हम में से लोग कब पहनते हैं? जब सामने मामू खड़ा रहता है। जब तक 100 रुपए चालान होता था, हम तब भी नहीं पहने, 200 में भी नहीं पहने। जैसे ही ये 500 रुपए हो गया, हम हेलमेट पहनने लगे। तो ये जो चीजें हैं, ये मेरे या आपके सोचने पे डिपेंड करता है। अगर हम सोचते हैं कि हमें परिवर्तन लाना है, तो सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन सरकार बना रहे वो काम आएगा। और अगर हम नहीं सोचते, तो सरकार कोई भी कानून को लागू शायद नहीं कर पाएगा। चैलेंजेस, जैसा मैंने आपको कहा, अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, सिटीजन में अवेयरनेस की कमी है, और सरकार को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। देखिए, नागपुर शहर में काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए थे, एनडीएस के लोग थे, न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड बना था, अभी भी है। मगर देन कोविड आने के कारण फोकस वहां हट गया, सब लोग कोविड में चले गए, कोविड फिर से आ रहा है। तो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या कि रोजमर्रा के काम को करते हुए, और वही एनएमसी या वही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या वही जिला परिषद प्लास्टिक बैन के ऊपर काम कर सके? मेरे ख्याल से तो आम जनता वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारे काम नहीं हो रहे, कचरा पड़ा हुआ है, नाले साफ नहीं हो रहे, कुत्ता मरा पड़ा है, कोई उठा नहीं रहा है। और ऐसे में ज्यादा मैन पावर ना देते हुए एग्जिस्टिंग मैन पावर में प्लास्टिक बैन को भी लागू करना चैलेंजेस है। और आखिरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सोशियो इकोनॉमिक इशू। प्लास्टिक के साथ बहुतों की जिंदगी जुड़ी हुई है, बहुत लोगों की। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से रोजी रोटी चलती है। अब उनके भी पुनर्वासन एक मैटर बनेगा। वैसे ही कोविड ने इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है, लोगों के रोजगार चले गए। तो ऐसे में अगर प्लास्टिक में, सिंगल यूज प्लास्टिक में हम बैन ला रहे हैं, जबकि लाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर इसका सोशियो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। अगला इनिशिएटिव सरकार का स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2016 में शुरू हुआ था, 73 शहर थे। 2017 में 484 सिटीज में हुआ, और उसके बाद 2018 से एकदम से बढ़ गया, 4000 से ज्यादा शहरों में स्वच्छ भारत, स्वच्छ सर्वेक्षण होने लगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स इसमें भाग लें। किसमें भाग लें? दो ही चीज है। एक, गार्बेज फ्री सिटी, मतलब शहर में, गांव में कचरा ना पड़ा रहे, कचरा रहित हमारे शहर और गांव। और दूसरा, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज, खुले में शौच ना हो शहरों में, खुले में लोटा लेके ना बैठे, रेलवे ट्रैक पे ना बैठे। तो इसी के ऊपर में पूरा स्वच्छ सर्वेक्षण है और स्वच्छता का पाठ है। अगर हम नागपुर की बात करें, तो 2015 में 476 शहर में हम 256 में थे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 2020 में 4242 शहरों में हम 18 पोजीशन पे हैं। मगर इस साल 2020 में ब्रेक कर दिया गया था कैटेगरीज को। 10 लाख से ऊपर के शहर अलग, 10 लाख के नीचे, 1 लाख से 10 लाख अलग, और 0 से लेके 1 लाख तक अलग। तो हम 10 लाख से ऊपर के शहर में आए, उसमें करीब कुछ 58 शहर है, उसमें हम 18 पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम 58 से 18 पे जंप किए, बट ठीक है, नागपुर एक डेवलपमेंट दिखा रहा है। तो इसकी मार्किंग कैसे होती है? यह नागपुर का मार्क्स था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब जो टीम आई है वो देख रही है,
सिटीजन फीडबैक हमें आपको पूछा जा रहा है। सर्विस लेवल प्रोग्रेस ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सबमिट करना है कि पिछले 1 साल में आपने क्या प्रोग्रेस किया है। और फिर आता है सर्टिफिकेशन, कि सर्टिफिकेशन में आपने क्या किया है। ओपन डेफिकेशन में, ओडीएफ में हम देखते हैं, हमें 4345 मार्क्स मिले थे और पहले पोजीशन पे इंदौर था 94.1% पास। ये मार्किंग सिस्टम है। पिछले साल 6000 में से मार्किंग सिस्टम था सिटीजन फीडबैक पे 1500, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन 1500, सर्टिफिकेशन 1500, सर्विस लेवल प्रोग्रेस 1500। इस साल थोड़ा बदल दिया गया है। इस साल सिटीजन वॉइस को जोड़ दिया गया है, 30% है आम जनता क्या बोल रही है, और सर्विस लेवल प्रोग्रेस को 40% किया गया है। सर्विस लेवल प्रोग्रेस अर्थात आपने जो वादे किए थे, इतने कम्युनिटी टॉयलेट बनाओगे, इतने घरों में टॉयलेट बनाओगे, शहरों को क्लीन करोगे, ये जो कुछ भी आपने वादे किए थे वो कहां तक पूरा हुआ है, उसके ऊपर 40 मार्क्स है। और 1800 मार्क और 30% मार्क्स सर्टिफिकेशन पे है। उसमें ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस और वाटर प्लस, सभी लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पानी शुद्धिकरण है कि नहीं है। और एक है स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार रेटिंग में नागपुर स्कोर नहीं कर पाया, इस बार भी कर पाएगा कि पता नहीं। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है आपके शहर के रेटिंग के बारे में। ये एक स्वच्छता महुआ ऐप लॉन्च हुआ है, जिसमें आपके गूगल स्टोर पे ये मिलेगा। और अगर आप इससे कोई कचरा है, कहीं गंदगी है, कहीं नाला जाम है, इसका अगर आप फोटो खींचते हैं और आप अपलोड करते हैं, तो ऐसा बोला जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर में कोई भी कॉरपोरेशन उसके ऊपर एक्शन लेगा। चाहे गार्बेज डंपिंग हो, पब्लिक टॉयलेट नॉट क्लीन, नो वाटर इन पब्लिक टॉयलेट, डेड एनिमल, स्वीपिंग नॉट डन, वगैरह वगैरह। प्रतिक्रियाएं मिक्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने देने के बाद तुरंत 24 घंटे में एक्शन हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि 5 बार करने के बाद एक भी बार एक्शन नहीं हुआ। और कुछ लोगों का कहना है कि एक्शन कुछ हुआ नहीं और उसमें लिख के आ गया कि प्रॉब्लम सॉल्व। डिपेंड करता है कौन लोग देख रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं। बट सरकार ने ये बनाया है, हमने जब भी इसको यूज किया है इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। अगर आप ये डालते हैं तो डिपेंड करता है कि आप डाल क्या रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। जैसे आपने डाल दिया कि एक मेन रोड पे पुलिया है, उसके नीचे में नाग नदी बह रही है, वहां पे बहुत गार्बेज डंप है, तो वो सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए वहां पोकलेन उतर नहीं पाएगा, नीचे उतरने के लिए कुछ नहीं है, तो मैन्युअली करना पड़ेगा, लंबा टाइम लगेगा। वही अगर आप लिखते हैं कि भाई कोई पब्लिक टॉयलेट में पानी नहीं है, तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में मैं आपको इतना इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं 2018 से नागपुर का ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छ भारत मिशन का। हर साल हमारे यहाँ 3 या 5 ब्रांड एम्बेसडर घोषित होते हैं। 2008 से नागपुर महानगर पालिका ने मेरे को कंटिन्यू किया है, बाकी बदलते गए हैं, पर मैं 2008 से अभी तक, 2018 से कंटिन्यू होते आया हूँ। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण कराते हैं, उन्होंने हमारे प्रयास से के कारण हमें देश के स्वच्छता हीरो से नवाजा है। और हमें खुशी है कि नागपुर का एक आम आदमी भारत सरकार के द्वारा के नज़र में आया और उन्हें आपके हीरो, अब देश के हीरो, स्वच्छता हीरो से नवाजा गया। हमारे कुछ एफर्ट, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, स्वच्छ भारत मिशन के लिए, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के लिए, हर जगह जाके, घर घर जाके, दुकानों में जाके, बस्तियों में जाके, मार्केट में जाके, हर जगह पे ये प्लास्टिक बैन, देखिए प्लास्टिक का बैग दिख रहा है, प्लास्टिक बैन, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, इसके बारे में हम सब करते रहे हैं। तो ये हमारा स्वच्छ भारत का पूरा प्रयास रहा है। मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम ह्यूमर डाल नहीं सकते। तो मैं, मेरा टैब तो मेरे पास खुला है, मैं जानना चाहूंगा कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है।
ठीक चल रहा है कि नहीं, या आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, थोड़ा सा आप बताएं। आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। क्या अनिकेत भाऊ समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। यस सर। यस थोड़ा सर। सा बताएं, क्योंकि ये मोनोलॉग हो रहा है, यस आप सर। लोग थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हम पहुंच पा रहे हैं। हाँ सर, सब ठीक ठाक है सर। ठीक ठाक है, क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ और वहाँ अनिकेत भाऊ क्रिकेट खेलने चले गए। नहीं नहीं। नहीं, एक ही नाम याद है इसीलिए बोल रहा हूँ यार। और एक, बाय द वे, हमारे कॉलेज का वेबसाइट हैक हो गया है, पता है ना? यस। आज हितवाद के फ्रंट लाइन हाँ का सर। सबसे बड़ा खबर है, गंभीर विषय। चलिए ठीक है सर, आप लोगों के कुछ लोगों के तो आ गए। डॉक्टर हर्षल गजबीय कह रहे हैं वी आर ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग वेल सर, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हम आ रहे हैं एक इनिशिएटिव पे जो हमारे महाराष्ट्र का है। हमारी अभी की जो सरकार है, हो गया फिर सब हो गया। हमारी जो अभी की जो सरकार है महाराष्ट्र की, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं, मगर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये सरकार पर्यावरण के प्रति काफी सजग है, संवेदनशील है। और इसका पूरा श्रेय मैं आदित्य ठाकरे जी को देना चाहूंगा, जो युवा हैं, पर्यावरण मिनिस्टर हैं, और जितना उनसे बन पाता है वो पर्यावरण संरक्षण की तरफ कदम उठा रहे हैं। अब क्या है, आघाड़ी सरकार, 3 लोग मिलकर सरकार है, तो सबकी सुननी पड़ेगी भैया। फिर भी जो पहला उन्होंने जो एक बेहतरीन कार्य किया, वो उन्होंने जो ट्री एक्ट था, अर्बन ट्री एक्ट, जो हमारे शहरों में पेड़ काटे जा रहे थे, पेड़ कम हो रहे थे, उसका उन्होंने उनमें अमेंडमेंट किया। मगर हुआ यूं कि हम इस पे विश्लेषण करेंगे, वो अमेंडमेंट थोड़ा ज्यादा कड़क हो गया। और कोई भी चीज अगर आप ज्यादा अनुशासन करते ना, तो अनुशासनहीनता ज्यादा होता है। चलिए विश्लेषण करते हैं। उन्होंने पहला जो अमेंडमेंट लाया, उसमें उनका कहना है कि 50 साल से ऊपर अगर कोई पेड़ है तो वो हेरिटेज ट्री होगा। और हर शहर में एक ट्री अथॉरिटी होती है, जिसमें जिसके हेड माननीय आयुक्त महोदय, कमिश्नर साहब होते हैं। उसमें 2-3 एक्सपर्ट्स होते हैं और 2-3 कॉरपोरेटर्स होते हैं। तो ये सरकार ने क्या कहा कि अगर आपके शहर में कोई पेड़ काटने की बात होती है और उस पेड़ की उम्र 50 साल से ऊपर है, तो ये निर्णय आपकी ट्री अथॉरिटी नहीं ले पाएगी, ये निर्णय स्टेट लेवल ट्री अथॉरिटी लेगी, जो मुंबई में बैठी है। कंपेंसेटरी प्लांटेशन के बारे में इनका कहना है कि पहले क्या था कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आपको एक के बदले 2 पेड़ लगाना है। नागपुर महानगर पालिका ने उसको किया था एक के बदले 5 पेड़ लगाना है, क्योंकि 2 लगाओगे अगर नहीं बचे तो। पर इस एक्ट ने ऐसा कर दिया कि अगर आप कोई भी पेड़ काट रहे हो, नॉट ओनली हेरिटेज ट्री, तो उस पेड़ की जितनी उम्र है उतने पेड़ आपको लगाना है। मतलब आपने अगर एक पेड़ काटा जिसकी उम्र 60 साल है, आपको परमिशन मिला है पेड़ काटने का, तो भी आपको 60 पेड़ लगाने हैं। और हर पेड़ की ऊंचाई जो आप लगा रहे हो 6 से 8 फीट होना चाहिए। ये ट्री अथॉरिटीज की ड्यूटीज, जैसा मैंने आपको बताया। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि प्रॉब्लम क्या हो गया कि आम आदमी के लिए ना, ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो गया। जैसे आज कोई समझ लीजिए बहुत बड़ा प्रकल्प आ रहा है, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, और 200 पेड़ काटने। अच्छा, अगर 200 से ऊपर पेड़ काटने तो उसका निर्णय भी स्टेट लेवल अथॉरिटी देगा, 200 से नीचे है तो लोकल अथॉरिटी देगा।
मैं आपको इस पे हक से बोल सकता हूं क्योंकि मैं ट्री अथॉरिटी का मेंबर हूं नागपुर के, मुझे लिया गया है ट्री अथॉरिटी में और हमारे अनुमति के बिना, मतलब हमारे कमेटी की अनुमति के बिना पेड़ों का काटने का परमिशन नहीं दिया जाएगा नागपुर शहर में। अब देखिए बहुत बड़ा कोई प्रकल्प आ रहा है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है 200 पेड़ काटने, तो उसका टोटल उम्र निकाला गया, उम्र निकाल के देखा गया कि भाई चलो टोटल उम्र आ रहा है 10,000, 15,000, 20,000, लगा देगा 20,000 पेड़ कहीं तो भी जगह लेके लगा देगा। मगर यदि मेरे आपके जैसे आदमी की बात है, हमने, हमारे दादाजी ने एक पेड़ लगाया था आम का, तब हमारे घर और रास्ते में काफी डिस्टेंस था। अब रास्ता फैल गया, करीब आ गया, घर के रास्ते के बीच का डिस्टेंस नहीं है, आम का पेड़ झुक गया, मेरा जो कंपाउंड वॉल है उसके ऊपर आ गया और अब कंपाउंड वॉल को लेके गिरेगा घर के ऊपर। जेन्युइन केस है। मैंने नागपुर महानगर पालिका में रिक्वेस्ट किया कि भैया जेन्युइन केस है, ये पेड़ भैया काटने की अनुमति दो, नहीं तो मेरे घर में गिरेगा यार। नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी आए, देखे हाँ भाई गिरेगा, परमिशन दे दिए। अब कैलकुलेट किया गया उस पेड़ की उम्र, पता चला उस पेड़ की उम्र 60 साल है। अब मुझे 60 साल पेड़ लगाना है, 60 पेड़ लगाने। अब आप बताइए हम और आप जैसे आदमी 60 पेड़ कहां लगाएंगे, और वो भी 6 फीट से 8 फीट लंबे पेड़, जगह कहां है? 60 पेड़ लगाने के लिए तो भैया बहुत जगह लगेगा। तो दूसरा आता है कि सरकार हमको जगह जगह बना के देगी। सरकार ने हमको बोला ठीक है, कहाँ रहते हो? महल में। ठीक है, गोड़ेवाड़ा में मैं आपको जगह देता हूं, यहाँ पे आप 60 पेड़ लगाओ। तो भाया महल से गोड़ेवाड़ा लगाऊं, उसके बाद बड़ा करने के लिए पानी डालने जाऊं, कैसे होगा भाई? तो ये चीजें क्या प्रॉम्प्ट करती है, इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जगह वो व्यक्ति क्या करेगा, ये जो अवैध पेड़ कटाई वाले घूमते रहते हैं उनको 2,000 रुपए देगा और बोलेगा पेड़ काट दे। अगर आजू बाजू वालों ने शोर शराबा किया, हमारे जैसे एनजीओ वाले गए तो पकड़े जाएगा, वरना पेड़ काट के निकल ले। और ये जो गैंग सक्रिय है उनका काम क्या है कि हम पेड़ काटेंगे, उसके पैसे नहीं लेंगे ज्यादा, मगर लकड़ी हम लेके जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि आज तक नागपुर शहर में बहुत सारे अवैध पेड़ कटाई पकड़े गए, पंचनामा हुआ, नोटिस दिया गया, बहुत कुछ हुआ, थोड़ी सी न्यूज़पेपर में भी छपे, लोगों के थोड़े से सामाजिक बहिष्कार हुआ, मगर फाइन या दंड किसी पे नहीं। नागपुर महानगर पालिका बोलती है कि हम ये सब करके कोर्ट में केस डाल देते, एफआईआर कर देते, आगे क्या? इतने सालों में ये शोकांतिका है कि इतने सालों में एक भी व्यक्ति पे फाइन या दंड नहीं हुआ है। अगर ये फाइन और दंड होए तो ये फैलेगी आग की तरह कि पेड़ काटने से भैया जेल भी हो रहा है, तो शायद हम इस अवैध पेड़ कटाई को रोक पाएंगे। अदरवाइज ऑन पेपर अगर हम रूल को चेंज करते हैं और वो इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं जो आम आदमी उससे दूर भागेगा, फिर ऐसे चेंज का कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री आ रहा है 200 के ऊपर पेड़ काटना है, जाओ भाई बंबई में जाके बातचीत करो कि हमें परमिशन दो, ये दो, वो दो, वो अलग प्लेटफॉर्म की बातें होती है। आप समझ सकते हैं, यहाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। मगर आम आदमी के लिए ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग इसके ऊपर अपने विचार बना सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सिग्नेचर कैंपेन जो उन्होंने शुरू किया है, माझी वसुंधरा अभियान। माझी वसुंधरा अभियान 395 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड 304 पंचायती राज्य में चल रहा है, अभी शुरू हुआ है अक्टूबर 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पे 2020 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनकरेज एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव।
लोगों के पार्टिसिपेशन, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसके लिए लोगों को पार्टिसिपेट करवाना, एंड टू आइडेंटिफाई डायनामिक एंड इंक्रीमेंटल स्केलेबल मेजर्स टू अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू रिप्लिकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे किया जाए, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को साथ साथ कैसे चलाया जाए, लोग क्या कहते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे लिया जाए, माझी वसुंधरा अभियान। इसमें सबसे पहले भूमि, ये पंच तत्वों पे निर्धारित है। मैंने कहा आपसे कि अभी की सरकार के इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, पिछले सरकार के भी अच्छे थे, क्योंकि महाराष्ट्र एकमात्र स्टेट था जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को मद्देनजर 33 कोटि पेड़ लगाए थे हमने, तो बड़ी बात थी। अगर उसमें से 30% भी जिंदा रहे तो आई थिंक वी हैव डन अ मैसिव प्लांटेशन। आते हैं इस बार जो ये इनिशिएटिव है माझी वसुंधरा, इसमें भूमि, भूमि पे 600 नंबर है। भाई क्या है भाई, आपने कौन से शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, आपने कितने पेड़ लगाए, उसके ऊपर 100 मार्क है। आपने नेटिव लगाए कि इंडिजिनियस लगाए, मतलब नेटिव मतलब अपने देश के जो स्पीशीज है वो लगाए, या बाहर के स्पीशीज लगाए, उसके ऊपर है। अपने स्पीशीज लगाए तो मार्क्स मिलेंगे, बाहर के लगाएंगे तो कम मिलेंगे। आपने कोई ग्रीन एरिया डेवलप किया है क्या, ग्रीन एरिया मतलब प्लांटेशन करके शहर में अर्बन फॉरेस्ट बनाया क्या, और आपने क्या मेहनत किया है कि पुराने और न्यू ग्रीन एरिया को बनाए रखने के लिए। ये मार्क्स है भूमि के, भूमि के 600 है, उसको डिवाइड किया गया है पर अंडर बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन कवर, अंडर बायोडाइवर्सिटी के ये 4 मूल्यांकन है। जो बाकी 300 बचे भूमि के, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसमें है कि परसेंटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड, सेग्रीगेटेड एंड ट्रीटेड। आप शहर के कितना सॉलिड वेस्ट कलेक्ट कर रहे हो, कितना सेग्रीगेट कर रहे हो और कितना ट्रीट कर रहे हो। साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ लिगेसी वेस्ट, लिगेसी वेस्ट मतलब जो वेस्ट सदियों से पड़ा हुआ है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, नागपुर जनरेट करता है 1200 मेट्रिक टन, ट्रीट करता है 200 मेट्रिक टन और 1000 मेट्रिक टन डंप हो रहा है, तो वो हमारा लिगेसी वेस्ट है। कंपोस्टिंग के लिए आपने क्या इनिशिएटिव लिया है, आपका शहर ओडीएफ है क्या, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री है क्या, खुले में शौच फ्री है क्या, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये इसका मूल्यांकन है। तो ये सॉलिड वेस्ट और ग्रीन कवर 300 मिलके भूमि के 600 मार्क। उसके बाद आता है वायु अर्थात एयर क्वालिटी, 100 मार्क। भूमि को 600 है, वायु को सिर्फ 100 मार्क है। इसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग चल रहा है क्या, रोड साइड में ग्रीनिंग कर रहे हैं क्या, और अगर रूरल है, अगर यही कंपटीशन रूरल में है तो उज्ज्वला आपके गांव तक पहुंचा है क्या, कहां तक पहुंचा है, और आप नॉन मोटोराइज्ड मतलब सोलार व्हीकल आपके यहाँ पे आपने कितना प्रमोट किया है। ये वायु का ब्रेकअप है। उसके बाद जल, जल 400 मार्क्स का है। वाटर कंजर्वेशन है क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं क्या, आपके शहर में या गांव में जो बारिश का पानी है वो परकोलेट हो रहा है क्या, आप अपने नदी नालों को साफ सफाई कर रहे हैं क्या, और जो सीवेज है उसको आप ट्रीट कर रहे हैं क्या। उसके ऊपर इस तरह से मार्क्स है और टोटल 400 मार्क। उसके बाद अग्नि, अग्नि में है कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, सोलार एलईडी लाइट्स कितने लगे, ग्रीन बिल्डिंग का प्रमोशन हो रहा है आपके शहर में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या आप प्रमोट कर रहे हैं, वो 100 मार्क का है। आकाश एडुकेशन और एनहांसमेंट की बात करता है 300 मार्क का, कि आपके एनवायरमेंट एडुकेशन आपके शहर में है, आप दे रहे हैं। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैंपेन्स कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण की बात, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की बात, जलवायु परिवर्तन की बात, क्लाइमेट क्राइसिस की बात। क्या आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो ग्रीन ग्रीन लिविंग प्रैक्टिसेस अपनाएं, क्या आप लोगों को अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें एडुकेशन एंड एनहांसमेंट, ये है आकाश। तो इस तरह से माजू वसुंधरा, जिसका अभी
एक हफ्ते पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अभी अभी तो शुरू हुआ है। नागपुर को भी मिला है वन ऑफ द बेस्ट सिटी, अमृत सिटी में बहुतों को मिला है। बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस कैंपेन का रिजल्ट क्या आएगा, ये तो पता हमें और 2 साल बाद चलेंगे। पर कैंपेन बहुत अच्छा है, तो हमारी सोच ये है कि ऐसे अच्छे कैंपेन सरकार बदलने के मोहताज ना रहे। क्योंकि क्या हो रहा है कि कोई भी सरकार कोई इनिशिएटिव लाती है, पिछले सरकार का इनिशिएटिव था प्लांटेशन का, इस बार देखिए कोई प्लांटेशन का इनिशिएटिव नहीं। इस बार नया कॉन्सेप्ट आया, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे सरकार किसी की भी रहे, चाहे शेर आए या घड़ी घड़ी टिक टिक करे या फिर कमल खिले, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ये कंटिन्यू होने चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा मास इनिशिएटिव पहले 2-3 साल में अपना रिजल्ट नहीं दिखाता है। रिजल्ट 5वें 6वें 7वें साल से दिखना रहता है, तब तक सरकार बदल जाती है और इनिशिएटिव मुंह के बल गिरता है। वो नहीं होना चाहिए। इसके सिवा हमारे मौजूदा महाराष्ट्र के सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एक जबरदस्त इनिशिएटिव जो आदित्य ठाकरे जी ने लाए हैं 2021 में। मैं आदित्य ठाकरे जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो पर्यावरण मिनिस्टर है, मगर बधाई के पात्र पूरा सरकार है। क्योंकि अगर सरकार ना चाहे तो आदित्य जी अकेले तो कर नहीं पाएंगे। सो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, इसके तहत 2025 से जितने भी न्यू व्हीकल रजिस्टर होगा उसमें 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने पड़ेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट के 15% व्हीकल कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। एंड अप्रैल 2022 से गवर्नमेंट के जितने भी व्हीकल है, सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदे जाएंगे। जो पुराने हैं वो ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदे जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं, जैसे 20% of the urban fleet operated by the fleet aggregators in the state to transition to EVs by 2025 तक। जो भी आप गाड़ियां चला रहे हैं, जो भी एजेंसीज है, जो भी ऑपरेटर्स है, 25% उनकी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल करना पड़ेगा। देखिए ये सब बहुत अच्छी बात है, मगर इसमें परेशानी क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो आज होड़ मच गई। पता नहीं कहां कहां से कंपनियां आ गई और वो टू व्हीलर बनाने लगी। और आजकल नागपुर शहर में टू व्हीलर दौड़ भी रही है। कुछ बड़े कंपनियां हैं, लाइक बजाज है, ठीक है, छोटे मोटे भी बहुत घुस गए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर की कीमत 1.25 से 1.5 लाख है। और वहीं अगर हम हमारे दूसरी गाड़ियों की बात करें, प्लेजर, स्कूटी, स्कूटी तो नहीं है शायद अभी, एक्टिवा, इनसे ये करीब करीब 30% महंगा है। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का मतलब पर्यावरण के दृष्टिकोण से तभी होगा जब आप इसका चार्जिंग सोलर पैनल द्वारा चलित चार्जिंग स्टेशन से करेंगे। अभी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने अनुमति दे दी है कि आप अपने घर में, सोसाइटी में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग कर सकते हैं। क्या फायदा हुआ? मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लिया? कि मैं प्रदूषण ना करूं। और अगर मैं मेरे घर में चार्ज कर रहा हूं या सोसाइटी में घर में चार्ज कर रहा हूं, तो जो हमारे व्हीकल के टेल पाइप पोल्यूशन है, टेल मतलब जो व्हीकल से निकलने वाला पोल्यूशन है, उसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू थर्मल पावर प्लांट। क्योंकि उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मैं ले रहा हूं, और अगर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मैं ले रहा हूं तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट जनरेट कर रहा है। और हम सभी जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला इंडस्ट्री है, एयर पोल्यूशन। तो मेरे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का फायदा क्या हुआ? तो सरकार को यह चाहिए था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ चार्जिंग स्टेशन बनाना।
चार्जिंग स्टेशन आज हमारे पास नहीं है। आप नागपुर शहर में देख लीजिए। पहली बात, चार्जिंग स्टेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए सभी लोग अपने घर में अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी से चार्जिंग कर रहे हैं, उतना ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है और उतना ही पोल्यूशन हो रहा है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई माने नहीं है आज के डेट में। जब आपके चार्जिंग स्टेशन बनेंगे जो सोलार पे चलेंगे और उससे मेरा व्हीकल चार्ज होगा, तब जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी पॉलिसी ऑफ महाराष्ट्र, ब्ला ब्ला ब्ला, इसका कोई मतलब। दूसरा है चार्जिंग टाइम। अब आप मेरे को बताइए कि हम लोगों ने जब चर्चा करी तो ये चीज सामने आया, आज हम लोग घर से निकलते ऑफिस जाते हुए पेट्रोल भर लेंगे, और अगर पेट्रोल पंप में हॅलो फ्रेंड्स, आवाज येतो का? नाही, आवाज नाही येऊन राहिला मॅडम. आवाज बंद. आवाज बंद झाला मॅडम. हॅलो, नाही येत आहे मॅडम. वेट 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 आवाज येत. यस। आवाज आ रही? हाँ सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है, बीच में कुछ हो गया था शायद जी कनेक्टिविटी। जी हाँ सर, आ रहे आ रहे। कहाँ तक, लास्ट कहाँ पे थे हम? सर, सेम स्लाइड। सेम स्लाइड, ओके जी ग्रेट। चार्जिंग स्टेशन नहीं सर वहाँ. हाँ, हम चार्जिंग स्टेशन की बात की। और दूसरा चार्जिंग टाइम। आज आप बताइए कि जैसे हमने काफी ऑटो को हमने सीएनजी में किया और फिर हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। नागपुर में ओला टैक्सी लॉन्च हुआ था, इलेक्ट्रिक वाला, ओला के साथ मिलके किया गया था, और उसमें कमर्शियल सहूलियत बहुत दिया गया था कि 2 लाख रुपए दो, आपको गाड़ी मिल जाएगी, फिर आप गाड़ी चलाइए, पैसे कमाइए, फिर वापस करिए, वगैरह वगैरह। मगर चार्ज करने में आपको 6 घंटे लग रहे हैं और आप चलोगे सिर्फ 100 किलोमीटर। उसमें से लास्ट के 15 किलोमीटर तो आपको चार्जिंग स्टेशन जाने तक रखना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट इकोनॉमिक्स होता है। बड़े जोर शोर से चला, हमारे एयरपोर्ट में लॉन्च हुआ, बड़े बड़े दिग्गज मंच पे बैठे, मैं भी बैठा, पर आज कहां है? और इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप देखोगे, महिंद्रा की जो लॉन्च हुई थी 8.5 लाख की थी, छोटी सी गाड़ी 8.5 लाख, हमारे ऑल्टो के बराबर की थी। तो भाई 8.5 लाख में तो मेरा यार, तब जब ये लॉन्च हुई थी तब मारुति की बड़ी गाड़ी भी आ जाती थी। तो अगेन, जैसा मैंने प्लास्टिक बैग की बात बताई कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी इज गुड, बट आपको व्हीकल उसी रेंज में देना पड़ेगा। आज अगर मैं वैगनार खरीदूं 5.5 लाख में, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लूंगा 6 लाख के अंदर होना, वैगनार जैसा। दूसरा, चार्जिंग जल्दी होना। तीसरा, चार्जिंग स्टेशन होना जो सोलार पे चले, वरना इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई मतलब ही नहीं। जो टू व्हीलर घूम रहे हैं उसमें शायद लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। और आप देखिए ना, जगह जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर बिकना चालू हो गया है, जिस कारण और ये जल भी रहे अचानक। सरकार को इस पे बंदी लानी पड़ी। तो पॉलिसीज अपने जगह सही है, सोच अपनी जगह सही है, पर इंप्लीमेंटेशन बड़ा कठिन होता है हमारे देश में। एंड देन वी कम टू स्मार्ट सिटीज। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्मार्ट सिटीज। कई शहरों को स्मार्ट बनाने की ये कोशिश। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्मार्ट cities are cities that work. Work for whom? What do you mean by cities that work? Cities are confluence of people, place where people live, come to meet, exchange ideas, earn livelihood, access education, health, other services, enjoy a life of good quality.
सिटीज शुड वर्क फॉर देयर ओन पीपल। शहर को स्मार्ट होना है। क्या ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आपके? एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना है, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना है, और तेरी गया लाइट लोड शेडिंग, ये नहीं होना है। आज हमारे देश में वाटर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। कुछ जगहों में एक्सेस पानी है, कुछ जगहों में पानी नहीं है। अब नागपुर शहर को ले लीजिए, कुछ जगहों में ओसीडब्ल्यू के द्वारा 24/7 पानी आ रहा है, कुछ जगहों में गर्मी में टैंकर के बिना जिंदगी नहीं चलती। ये इनइक्वालिटी है। स्मार्ट सिटी में हर व्यक्ति को, चाहे शहर के किसी भी कोने में रहो, आपके यूज के लिए पर कैपिटा 120 to 130 लीटर्स पानी मिलना चाहिए। अगर हम पानी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, आप देखिए आज कुछ जगहों में पावर कट ज्यादा है, कुछ जगहों में पावर कट कम है। यह भी नहीं होना चाहिए। सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सरकार द्वारा, एनएमसी द्वारा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा पूरे शहर में इक्वल होना चाहिए। यह नागपुर में है, क्योंकि पूरे नागपुर को 10 जोन में डिवाइड किया गया है। और ये सोच हमारे माननीय आयुक्त श्री अभिजीत बांगर जी की थी। पहले कनक रिसोर्स करके था पार्टी, वो पूरे 10 जोन का कचरा उठाता था, काफी कंप्लेंट्स थे। अब जैसे कनक के पास समझ लीजिए 10 गाड़ियां हैं, 100 गाड़ियां हैं, अलग अलग गाड़ी रहती है इनकी, कॉम्पैक्टर सबसे बड़े रहते हैं, फिर अलग अलग, मैं ऐसे ही बता रहा हूं रफली। कनक के पास समझ लीजिए 100 गाड़ियां हैं। तो बांगर साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि पूरे शहर का एक एजेंसी नहीं, 2 एजेंसी उठाएगा। पहला एजेंसी उठाएगा जोन 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरा एजेंसी 6, 7, 8, 9, 10। मगर नंबर ऑफ व्हीकल्स दोनों के पास उतना होना जितना कनक के पास था, अर्थात हमारे पास व्हीकल डबल हो गए। अगर कनक के पास 100 था, तो अभी जैसा कचरा उठा रहे जोन 1 से जोन 5 एजी एनवायरो और जोन 6 to जोन 10 बीवीजी। अगर कनक के पास 100 था तो एजी के पास भी 100 होना, बीवीजी के पास 100 होना, 200 हो गए। मगर आज भी इतना करने के बाद भी कंटिन्यूअस कंप्लेंट्स है कि भाई कचरा नहीं उठ रहा, यह नहीं हो रहा है। अब देखिए एक सोच कैसे बिगड़ जाता है। सोच बड़ी अच्छी थी, स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी, साइंटिफिक स्टडी बड़ी अच्छी थी, पार्टीज भी दोनों अच्छी है। बीवीजी वो है सर जो बड़े बड़े आपके एयरपोर्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे एयरपोर्ट की क्लीनलीनेस मेंटेन करता है। तो भैया प्रॉब्लम कहां हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जब इनको काम दिया गया तो जो हमारे लोकल पावरफुल लोग हैं, कॉर्पोरेटर से लेके आगे जो भी है, इनके तरफ से इन पे दबाव डाला गया कि हमारे लोगों को नौकरी में लो, कचरा उठाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए। तो 50% एम्प्लॉय इनके मजबूरन जबरदस्ती के घुसे। अब जो जबरदस्ती में घुसा और मालूम है कि मेरा माई बाप पीछे है जिसके भरोसे में घुसा हूं, वो काम क्या करेगा? तो 50% मनुष्य बल इनका चला गया। आप बोलेंगे आपको कैसे पता? क्योंकि मैं शहर का ब्रांड एम्बेसडर हूं, यही मसलों को सुलझाता हूं। कई बार मैंने मीटिंग ली है एजी एनवायरो बीवीजी के ऑफिशियल्स के साथ, उन्होंने मुझे सामने बोला है कि सर हमें एकोमोडेट करना पड़ता लोगों को, तो कैसे साफ करेंगे? अगेन देखिए इंप्लीमेंटेशन में कितनी परेशानी। पेपर वर्क जबरदस्त था, पार्टी जबरदस्त थी, टेंडर डॉक्यूमेंट फैंटास्टिक था। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए एक खबर है, आज के टाइम्स कि इन पे इल्जाम है कि ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट मिला रहे हैं। मतलब घर तोड़ने के बाद जो सीमेंट विमेंट पड़ा रहता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, सीएनडी वेस्ट, क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि इनका जो पेमेंट है वो है कि कितना वजन है, कितना कचरा आपने उठाया। तो इसलिए
इनका एक ट्रांसफर स्टेशन है, जैसे छोटी गाड़ी आती है वहां से बड़े गाड़ी में डालती है, ट्रांसफर स्टेशन। अब इनका कहना है कि ट्रांसफर स्टेशन जहां पे एनएमसी ने दिया है वहां पे बहुत सीएनडी वेस्ट है, तो हम जब ट्रांसफर करते हैं तो उसी में सीएनडी वेस्ट जाता होगा। तो एनएमसी अभी क्या कर रही है, जो ट्रांसफर स्टेशन है उस पूरे स्टेशन को सीमेंटिंग कर रही है कि जहां पे वहां पे कोई कचरा ना रहे। मगर अगर टेंडर देखोगे तो टेंडर के हिसाब से ये काम वेंडर का है, अर्थात एजी, एनवायरो और बीबीजी का है। इसी पे टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है कि टैक्स की करीब 1 करोड़ रुपए इस तरह से फूका जा रहा है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, मुझे नहीं पता टाइम्स ऑफ इंडिया सही है या एनएमसी सही है। आज की स्टोरी है जो मैंने आपके समक्ष रखा। एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये स्मार्ट सिटी का दूसरा आस्पेक्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखिए बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैं रिकॉर्ड हो रहा हूं मुझे पता है, फिर भी मैं कह रहा हूं, नागपुर के स्मार्ट सिटी से मैं बहुत हतोत्साहित हूं, मैं निराश हूं, मैं दुखी। जब तक स्मार्ट सिटी क्या कर रहा है, पेपर वर्क चल रहा था, माननीय सोनोने जी तब हमारे सीईओ हुआ करते थे, तब देश के पहले दूसरे पोजीशन पे नागपुर रहता था। जब से आगे समय बढ़ा कि नागपुर ने क्या किया दिखाने की बारी आई, ग्राउंड रियलिटी, तो नागपुर 25 के नीचे बढ़ गया। हमारी परफॉर्मेंस स्मार्ट सिटी की भारी निराशाजनक है। आज 5 साल से ऊपर हो गए, ऊंचे ऊंचे पद पे अधिकारी बैठे, पब्लिक के पैसे से उनके मोटी रकम उनको तनख्वाह में मिल रही, मगर सिर्फ बातें हो रही, ग्राउंड में दिखाने के लिए कुछ नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं बदला हमारा, वाटर स्कैर्सिटी कुछ भी नहीं बदला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पार्क को सुंदर किए, उसमें पेंटिंग किए, और इन्होंने कंपटीशन लिया इधर उधर का। एक कंपटीशन है बर्डी के मेन रोड पे, आप कैसा चाहते हैं बर्डी का मेन रोड, तो दे रहे हैं। कोई दिखा रहा है कि बीच में पेड़ लगा है, कोई दिखा रहा है यहां से लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, ऐसा। उस पर से बेस्ट को अवार्ड दिया गया, ये हम करेंगे। अरे बर्डी के मेन रोड में गए हो कभी? बर्डी के मेन रोड में जाके देखो, खड़े रहने की जगह नहीं है यार, तुम उसको कंपटीशन ले रहे हो। अधिकारियों को जमीनी तौर पे उतरना पड़ेगा, और हर साल स्मार्ट सिटी के सीईओ चेंज हो जाते हैं। एक अधिकारी आते हैं, आईएएस हैं, बुद्धिजीवी हैं, अपने कुछ सोच के साथ आते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, ग्राउंड वर्क करने के पहले उनका तबादला हो जाता है। रोबोस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, ऐसा बोला गया था कि शहर में ऐसे ऐसे पॉकेट्स होंगे जहां पे आप अगर गए, वहां पे आप खड़े हैं तो आप लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। एक भी नहीं हुआ, शंकर नगर में शायद एक हुआ बात। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, आप यकीन मानेंगे स्मार्ट सिटी ने पिछले 5 साल में एक पेड़ नहीं लगाया, बातें कर रहे हैं सिर्फ। किस बात की आप सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करें? अभी हाल ही में पेपर में भी आ गया था, काफी न्यूज था, एक रास्ता चौड़ा औड़ा करने के लिए करीब करीब 108 पेड़ काटने की बात आई थी। फिर हमने इंटरवीन किया, हम सब गए। उस समय डेप्यूटी सीईओ थे मुरोने साहब, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, वो खुद आए, सब देखे हमने, तो हमने उसमें से करीब करीब 30-32 पेड़ शायद हमने बचाए थे, 30-32 पेड़ बचा। हेल्थ एंड एजुकेशन, मुझे तो पर्सनली नागपुर शहर में पिछले 5 साल में स्मार्ट सिटी का कोई बहुत ज्यादा अग्रसर होते हुए हमें नहीं दिख रहा है। और टोटल देश में अगर हम देखें तो 100 सिटीज में है, 5151 प्रपोज प्रोजेक्ट्स है, इन्वेस्टमेंट तो करोड़ में आप देख सकते हैं, 2 लाख के ऊपर करोड़ इन्वेस्टमेंट है, इतने प्रोजेक्ट टेंडर्ड हुए हैं, इतने वर्क कंप्लीट हुए हैं। पर मुझे एज ए कॉमन मैन ऑफ नागपुर सिटी, मुझे नागपुर का योगदान दिख नहीं रहा है, माफ करिएगा।
चलिए, आज यही तक हमने सरकार के सारे इनिशिएटिव्स के बारे में चर्चा करी और लास्ट 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर पे रखेंगे। चलिए, सरकार की कोशिश है, हमारी आपकी कोशिश है, जैसा कि ग्रीन विजिल हम विश्वास करते हैं बदलाव बहुत धीमी आहट से आता है, महसूस करो, एहसास होगा। थैंक यू सो मच। नाउ द फोरम इज ओपन फॉर डिस्कशन। अगर कोई कुछ डिस्कशन करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी सर, बोलिए। एक मिनट, मैं जरा स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। कैसे ओके होगा? सर, जैसे आपने बोला 6 घंटे एक सेकंड सर, लगते हैं एक सेकंड कार सर, को। एक सेकंड। हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, बोलिए सर। सर जी, जैसे आपने बोला था ना कि थोड़ा जोर 6 से घंटे बोलेंगे सर। लगते हैं। हाँ सर। आपकी अभी आवाज आ आवाज रही है मुझे सर? बहुत अच्छे से नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या सर? हल्की आ रही है, हाँ बोलिए। सर, ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बोला था कि 6 घंटे लगते हैं कार को चार्ज करने के लिए, बैटरी जी। को। तो अगर हम कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं और बैटरी नहीं खत्म हो चलेगा, गई तो 6 घंटे नहीं वेट करना चलेगा, पड़ेगा? नहीं चलेगा सर, वही तो प्रॉब्लम है ना। मैंने आपको वही बोला ना कि 100 किलोमीटर ही चलेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के डेट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके शहर के लिए सही है। अच्छा, लेकिन आउटसाइड के लिए नहीं? आउट लॉन्ग टूर छोड़ो सर, हम नागपुर से अमरावती नहीं जा सकता सर मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कंपेटेबल है ही नहीं ना सर फिर? वही तो बात है सर, मैं वही कह रहा हूं सर, बोलना बहुत आसान है। सरकार कहेगी कि कम से कम शहर में तो चलाओ, लॉन्ग टूर की बात क्यों कर रहे हैं? बट हमारा देश गरीब देश है सर। हम में से हार्ड बहुत कम लोग होंगे जो शहर में चलाने के लिए एक कार लेंगे 10 लाख का, और लॉन्ग टूर में जाने के लिए दूसरा कार लेंगे 10 लाख का। अपन एक वैगनआर लेंगे, हर जगह धुपटेंगे, यस सर। और फिर जाके मारुति सेवा में बोलेंगे अब तुमने तो बोला था 18 किलोमीटर पर लीटर, ये तो 13 दे रहा है। ये कॉमन मैन है। सही बात। सर थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए सर। सर मैंने ई बाइक ली थी, लेकिन हाँ, ई बाइक के ड्रॉबैक्स इतने हैं कि वो चलते समय 25 से ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ती, 25 स्पीड नहीं पकड़ती, बाद में वो चलती भी नहीं, और बैटरी भी खराब हो जाती थी। बिल्कुल ऐसे सर, हाँ, आप बिल्कुल सही उसमें कह रहे कुछ हैं सर। उसमें कुछ मैं कंपनी ने सुधार लाना चाहिए, उसमें कंपनी ने सुधार देखिए, लाना चाहिए। उसके लिए क्या होता है सर कि आज आप देखिए ना, हर गली कूचे पे ई बाइक बिक रहा है। हाँ। कल को मैं भी यहाँ से इस लेक्चर के बाद निकलूंगा, अनिकेत बोलेगा मेरे को बहुत कुछ समझ गया सर, चलो ई बाइक की कंपनी डालते हैं। तो मैं और अनिकेत भी ई बाइक की कंपनी डालूंगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस कहाँ है? हाँ, आज आप बराबर है, बराबर। धर्मपेट में चले जाओ सर, वहां पे ई बाइक बिक रहा है। तो हर चीज का एक क्वालिटी एश्योरेंस होना। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हाँ, पेट्रोल सरकार, के दाम बढ़ गए। नहीं नहीं, यही हो रहा है। आम आदमी क्या सोचता है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया और बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं, बच्चों को दे देंगे। ना तो इसके ऊपर अध्ययन पूरा हुआ है, ना तो इसके ऊपर स्टडी पूरी हुई है, अचानक जल जा रहे हैं गाड़ियां। इंप्लीमेंटेशन सही नहीं है सर। बराबर है, यानी बैटरी बैटरी के बराबर है, वो बैटरी का ही प्रॉब्लम है उसका। नहीं, और दूसरी बात सर देखो, लोग बोलेंगे ई बाइक पोल्यूशन फ्री, बिल्कुल नहीं। ये जो आपका बैटरी है, जो 2 साल 3 साल में बैठेगा, वो भी तो पोल्यूशन कर रहा है ना। आप तो ई वेस्ट जनरेट कर रहे हो। ई वेस्ट, ई उसका क्या? कचरा हो रहा ये तो होगा, हाँ। ये तो ट्रीट भी नहीं होगा। फिर कुछ भी पोल्यूशन फ्री नहीं है सर। बराबर है सर। एनी हाँ, अदर क्वेश्चन सर? हेलो सर, हेलो, हाँ, माई सेल्फ प्रशांत इंडी सर, बोलिए सर, फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज। बोलिए तो सर। सर, ये व्हीकल में जो बैटरियां लगाई जाती है, तो वो इंडिया बना रहा है क्या? और अपन जो बैटरियां ले रहे हैं शायद तो बाहर देशों से ले रहे हैं, इसलिए उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है। अगर वो इंडिया अगर खुद प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है तो शायद उसकी जो कॉस्ट है वो कम आएंगी। सर जैसे अभी बिल्कुल सही बोला आपने। मेरा भी वही हाँ कहना था आज के लेक्चर में कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, उसके बाद
मार्केट में कुछ इंट्रोड्यूस करो। इवन प्लास्टिक बैन में भी मैं यही कह रहा हूं, मैं सारे न्यूज़पेपर में, सारे रेडियो चैनल में, टीवी चैनल में यही बोल रहा हूं। बोल देना बहुत आसान है, बैन है, पर प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया है। उसी तरह से ई व्हीकल का भी ना आपके पास चार्जिंग स्टेशन है सोलार के, ना आपके पास खुद के, जैसा आपने बोला, बैटरी या और भी कोई पार्ट्स बनाने की खुद के यूनिट है। तो आम जनता के साथ क्या हो रहा है? आम जनता 1.5 लाख रुपए दे के क्या खरीद रही है, आप बताइए। तो ये जो हो रहा है, ये सरकार को देखना पड़ेगा ना। हमने पॉलिसी लाई है, वाहवाही ले रहे हैं हम, पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया है, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर के कारण आम जनता भुगतेगा और भुगत रहा है। पैसे हमारे जा रहे हैं ना सर, ई बाइक के पीछे डबल। और सबसे बड़ी शोकांतिका क्या है मैडम, नागपुर में एनवायरनमेंट में बात होती है, मेरे को सब जानते हैं, तो कुछ लोग हैं जो बहुत ज्ञानचंद होते हैं, अचानक, क्या बॉस तुम ई व्हीकल नहीं लिया, तुम तो वैगनर पे घूमते। किसको समझा ई व्हीकल की सच्चाई क्या है? बोलने के लिए, टोचन देने के लिए बोलते हैं लोग। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पेपर बैग को प्रमोट कर रहे हैं प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव करके, और उस कार्यक्रम में अध्यक्ष करके मेरे को बुलाए। हम लोग प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम छेड़े हैं, आप आइए अध्यक्ष। हम गए टीम के साथ, कार से उतरे, वहां गए तो कैसा है, बोले हम सबको पेपर बैग देंगे, बहुत सारे पेपर बैग लेके आए। मैं वहीं से ऑर्गेनाइजर्स को बोला, भैया पेपर बैग जितना दोगे मतलब उतना आप पेड़ काट रहे हो। आप पेड़ काटते हो, उससे पेपर बनाते हो, और उस पेपर पे लिखते हो सेव ट्री, और ले जाके एक पेड़ पे चिपकाते हो। भाई आपका प्रोग्राम आपको मुबारक हो, मैं चला, दबे पांव वहां से भग गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा सर। और एक क्वेश्चन था सर कि ओला ने जैसे गाड़ी लॉन्च की थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाँ, उन्होंने पहले बताया था कि हमारे गाड़ी में ये फीचर्स रहेंगे, उसमें सब रहेगा, ऑडियो सिस्टम, वीडियो, सब सब। लेकिन जब वो गाड़ी लॉन्च हुई और मार्केट में आई, तो वो जो उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि ये फीचर्स रहेंगे, वो कुछ भी नहीं थे। तो लोगों ने 1.25 लाख में वो गाड़ी बुक की थी। तो इस पे भी कुछ कंट्रोलिंग होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट का। बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए सर, हर चीज में होना चाहिए। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सर, कि अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि 31 मार्च के बाद आप BS4 नहीं बेच सकते हो, तो गवर्नमेंट को यह भी देखना चाहिए था कि BS 31 के पहले इतना कम दाम करके BS4 के गाड़ियों को मार्केट में छोड़ रहा है। वही उनको मेरा परमिशन कैसे मिला सर फिर? हाँ जी, परमिशन कैसे देते हैं सर, ऐसी चीजें ऑलरेडी परमिशन लिए होती नहीं है? कोई ना। देखो सर, उनका लॉजिक क्या है, मैं गया था ना पूछने के लिए, उनका लॉजिक क्या है, 31 तक हमको गाड़ी बेचने की अनुमति है, आप हमें कुछ बोल नहीं सकते, 31 तक BS4 की गाड़ी आप बेच सकते हैं। अब हमारे शोरूम की गाड़ी हम बेचे, फ्री में दे, मेरी मर्जी, तुमको क्या। लॉजिकली हमें कुछ बोल नहीं सकता। यहां पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए था कि भाई हमने ये परिवर्तन लाया है नागपुर के एयर को बेटर करने के लिए, और आप आपके 5,000 गाड़ियां सब स्टैंडर्ड बेच दे रहे हो, तो आगे 20 साल चलेगा। ये आप पैसे घटा के अब वही पैसे में भी बेचो ना, आप पैसे कम मत करो। तो यहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए, बड़ा अच्छा सवाल था सर। हमारे देश में एक्ट सारे बहुत जबरदस्त है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज के लिए, वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री से निकलता है, उसके लिए हमारा वाटर एक्ट है 1972 से, वाटर एक्ट है, और उसके ऊपर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों को सुपर पावर दिया गया, सुपर पावर दिया गया है कि वो आपके इंडस्ट्री में कभी भी घुस सकते हैं, वो कहीं से भी सैंपल ले सकते हैं,
और अगर आपका इंडस्ट्री से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो पोल्यूटेड रहा तो आपके इसको बैन भी कर सकते हैं। 1974 में ये वाटर एक्ट बना है, सोचिए। सुपर पावर है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अथॉरिटीज के हाथ में, पर फिर भी आज भी हमारी गंगा यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई? इतना होने के बाद भी इंडस्ट्री से पोल्यूटेड वाटर क्यों निकल रहा है? सबको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना मैंडेटरी है, उसके बाद भी क्यों प्रदूषित पानी बाहर जा रहा है? इम्प्लीमेंटेशन की कमी सर। पेपर वर्क हमारा जबरदस्त रहता है। नागपुर में देखो ना सर, नागपुर के स्मार्ट सिटी, जब तक पेपर वर्क था हम नंबर 1-2 पे थे। लोग पत्रकार बंधु हमसे भी पूछे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमारा स्मार्ट सिटी है भाई, नंबर 1-2 पे है, देखो नागपुर, एकदम गर्वित महसूस करता हूं। और जैसे ही वो स्टेज खत्म हुआ कि क्या किए हो जमीनी तौर पे ये दिखाओ, हम 38 पोजीशन पे उतरे, 38। फिर पत्रकार बंधु, ये क्या हुआ भाई, अब बताओ। पता नहीं क्या हो गया, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। बोलू कहाँ, मुंह काला हो गया। और उसके बाद जब हमने पूरा देखा, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से जाकर चर्चा करी, तो हमने ये पाया कि जमीनी तौर पे कुछ है ही नहीं, नो इम्प्लीमेंटेशन। यहां हमारी कमी है। सर माझा प्रश्न असा आहे ओके, थँक्यू सर. सर माझा प्रश्न असा आहे, आपण नागपूर महानगरपालिकेच्या संदर्भात बोललो आहेत, पण ग्रामीण भागामध्ये आता मी बघतो आहे, मी लहान असताना फार हिरवंगार असायचं, जिकडे तिकडे मोठमोठे झाडं असायचे, पण आता जेव्हा मी गावाकडे जातो, कास्तकार वर्गांनी आपल्या शेताच्या बाउंड्रीवरील मोठमोठे असे झाडं, ज्यामध्ये मोहाचे झाड आहेत, निंबाचे आहेत, शिवणीचे झाड आहेत, निंबाचं झाड आहे, बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये तोड सुरू आहे सर. आणि ते म्हणजे ती तोड रोखण्याकरता काही सर असं काही कायदे कानून नाही का सर? म्हणजे मोठ्या बिल्कुल ऐसा, वही तो प्रमाणामध्ये. मैं बताया 1975 ट्री एक्ट। और ये शहरों के लिए है, गांव के लिए भी है। आज इस मामले में नागपुर बहुत सजग है। नागपुर में अगर अवैध वृक्ष कटाई होती तो उसके खिलाफ आवाज उठाया जाता है, एनएमसी उसका एक्शन लेती है, रोका जाता है, भले दंड नहीं होता है, रोका जाता है। तो इस तरह से गांव में जो जिला परिषद को एक्टिव होना पड़ेगा, जो बिल्कुल नहीं है, नाही आहे सर तिकडे काहीच. बिल्कुल नहीं है सर। उसके लिए नागपुर में भी क्यों हुआ? क्योंकि नागपुर में एनवायरमेंट अवेयरनेस अचानक बढ़ गया, आम जनता रास्ते पे आया, तो इसलिए यहाँ पे एक अवेयरनेस बढ़ा है। और गांव में भी अगर लोग आवाज उठाएंगे और अगर जिला परिषद एक्टिव होगा, एटलीस्ट हमारे शहरों में तो एक एनएमसी में एक गार्डन डिपार्टमेंट होता है, जो बेसिकली काम गार्डन मेंटेन करने का है, बट उनको एडिशनल दिया गया अवैध पेड़ कटाई भी रोकना है। पर जिला परिषद में ऐसा कोई उद्यान विभाग ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो लोगों में सेंसिटिविटी कम है, लोगों में जागरण कम है, लोगों को ये प्रॉब्लम समझ नहीं रहा। आप बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, गांव जाते हैं तो आपका दिल दुखता है, पर जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए है ठीक है ना, इतने पेड़ है, 1-2 कट गया तो क्या हो गया। ये विचारधारा बदलना जरूरी है। मेरे पहले लेक्चर में मैंने बोला था, बदलाव अगर लाना है तो वो कॉमन मैन लाएगा, आम आदमी लाएगा। बरोबर सर. और कायदे कानून है सर, उनके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं जिला परिषद में, यहाँ तक कि आप पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। सर 150 वर्षाचं मोहाचं झाड तोडलेलं मी आता बघितलेलं आहे. देखो सर, तो उसके खिलाफ तो म्हणजे एक्शन होना चाहिए मी सर। लहान असताना सर ते फार मोठं असायचं, आप पुलिस 4-5 में जाके केस. उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, बट मेरे आपके जैसा आदमी सोचता है जाके एफआईआर करो, फिर पुलिस के चक्कर में पड़ो, ये करो, तो आम आदमी उतना आगे बढ़ता नहीं है। सरकार, जो अथॉरिटीज है, जिनको सैलरी हमारे टैक्स से मिल रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिल रही है, ये उनका ड्यूटी है, उनको इसमें करना चाहिए। बरोबर सर. राइट Thank you, सर, एनी अदर क्वेश्चन? हॅलो हाँ जी सर, नमस्कार. मी प्राध्यापक राम बुटके, समाज कार्य महाविद्यालय कामठी. जी सर, मी पर्यावरण वाचवण्याबद्दल माझा प्रश्न नाही आहे, माझा फक्त ओपिनियन मांडण्याचा प्रयत्न करतोय मी. जी जी सर, आता तुम्ही जे बोलले की पर्यावरण वाचवण्याची किंवा पर्यावरणाची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही कॉमन माणसाची, आणि हे अगदी सत्य आहे सर.
कारण जोपर्यंत कॉमन माणसाची मानसिकता बदलणार नाही तोपर्यंत शासन प्रत्येक गोष्टीमध्ये इंटरफिअर करणार नाही. आपण प्रत्येक गोष्ट बिल्कुल शासनावर आपल्याला ढकलून चालणार नाही. आपल्या घरचा जर कचरा असेल तर आपल्या घरचा कचरा रोज नेण्यासाठी शासनाची गाडी येते. जर शासनाच्या गाडीपर्यंत जर आपला कचरा पोहोचवण्याची आपली मानसिकता नाही तर आपण चेंजेस कसं काय आणणार आहोत. आणि आजकाल सर शहरामध्ये काय झालेलं आहे, पूर्ण वॉल कंपाऊंड पर्यंत घरं बांधतात. म्हणजे आतमध्ये 5 फूट 6 फूट जागा सुद्धा लोक सोडायला तयार नाहीत. आणि त्याच्यामुळे झाडं लावण्याचा हा जो मोठा एक प्रॉब्लेम तयार झालेला आहे तो त्यामुळे झालेला आहे. आणि जोपर्यंत आपण झाडं लावणार नाही तोपर्यंत आपण पर्यावरणाला वाचवू शकत नाही. सर सही बात है। हे मला सांगताना खूप अभिमान वाटतो की माझ्या घरी मी स्वतः 40 ते 45 झाडं लावलेले आहेत. क्या आणि हा उपक्रम पाहून माझ्या वस्तीतील जे लोक आहेत ते माझी खूप स्तुती करतात. आणि जेव्हा ते माझ्या घरी जेव्हा येतात तेव्हा त्या झाडांच्या सावलीमध्ये बसतात, तिथे आम्ही पार्टी करतो आणि ते झाडाला लागलेले फळं जेव्हा पाहतात तर त्यांना एक प्रेरणा मिळते की नाही बुवा यांनी इतकं चांगलं काम केलं, तर ते क्या पाहून बात बाकीचे पण करत असतात. क्या तर बात है। कसं आहे सर की आपण पर्यावरण वाचवण्यासोबतच आपल्याला जे सॅटिस्फॅक्शन मिळते, आता माझ्या घरी 4 आंब्याचे झाडं आहेत आणि आंबे लागलेले आहेत, ते पाहिल्यानंतर आपल्याला जे सॅटिस्फॅक्शन मिळते ते जगात इतर कुठल्याही समाधानापेक्षा वेगळं आहे. संत्र्याचे झाड आहे, संत्र लागतात, सीताफळ आहे, लिंब आहे, इतके खूप खूप सारं आहेत. आणि त्याच्यामुळे कसं लोकांना त्यापासून प्रेरणा मिळते. तर मला फक्त हे सांगायचं आहे की सुरुवात जर आपण स्वतःपासून जर हे केली तर लोकांना सांगायची गरजच नाही. लोक आपोआप ते पाहून काही ना काही त्यांच्या म्हणजे 100% परिवर्तन होत असतो. फक्त काय की स्वतःला आपण फक्त आपली मानसिकता फक्त बदलायची गरज आहे. इतकंच बिल्कुल बोलायचं सर. थँक्यू सर. आपने एक बहुत मेरे दिल की बात कही कि खुद को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है। देखिए हमारा जो एनजीओ है ना वो 2010 में हमने बनाया था और हम नागपुर के एकमात्र एनजीओ है जो सेल्फ फंडेड है। मतलब हमने आज तक किसी से भी एक पैसा नहीं लिया है, खुद के पैसे से ये एनजीओ चला रहे हैं। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि क्या पागल आदमी है, खुद का पैसा डाल के समाज सेवा कर रहा है, खुद का पैसा डाल के एनजीओ चला रहा है। पर वही जो आपके शब्द है ना कि ये जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने मेरे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ किया है, वो सबसे बड़ी बात होती है। वो किसी पैसे से आप तोल नहीं सकते। मैं नागपुर में रहता हूँ, मैं पर्यावरण का एक्सपर्ट हूँ और मेरी एक्सपर्टीज को मैं मेरे शहर के लिए कुछ कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है। तो मैं सहमत हूँ आपके बातों राइट से सर. और ये बहुत कम लोग समझ सकते हैं कि पैसों के बाहर भी सेटिस्फैक्शन होता है सर। नागपुर में तो हेलो पैसे सर. से ही मिलता है सर, हाँ जी। बहुत हरामी लोग हैं। हॅलो. हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हा सर, एखादी कंपनी जेव्हा रजिस्टर्ड होते तेव्हा इन्व्हॉल्वमेंट ऍक्ट अंतर्गत CSR फंड असो की पर्यावरण पूरक असे कार्य असो ते त्यांना बंधनकारक असतात. हो आणि कंपन्या ते कागदोपत्री आणि डॉक्युमेंटरी ते तयार सुद्धा करतात. जी पण गव्हर्नमेंट स्तरावर त्यांची कोणी दखल घेत नाही. असे फार कमी ठिकाणी दिसून पडलंय की ज्यांनी सामाजिक वनीकरण किंवा पर्यावरण पूरक असे झाडं वगैरे लावलेत, वृक्षारोपण केलं, त्याची संगोपन केलं आणि त्यांना मोठं केलं. सर, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये बहुत और बड़ी सर और एक बात है उसमें, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कोई कमेटी रहती है हम्म, तो एक ही जगह पे यानी रोटेशन से 2-3 साल बाद वहीं पे वो पेड़ लगाते हैं और उनको गवर्नमेंट से सैंक्शनिंग भी मिलती है. सर देखिए तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह से और मैंने ये होते हुए देखा है और शोकांति का ये है कि कई एनजीओ इनके साथ मिले हुए हैं। ये ऑन पेपर ये दिखाते हैं कि हमारा जो CSR है ये फंड हमने अमुक एनजीओ को दिया और अमुक एनजीओ दिखाता है हमने ऐसे जगह पे प्लांटेशन किया। अब ये जो अमुक एनजीओ है वो एक जगह प्लांटेशन करता है और 5 लोगों को के बारे में दिखाता है। मतलब जहां 5 जगह होना चाहिए था वो एक ही जगह पे हुआ और बाकी पैसे भाई साहब रख लिए। ये आज की बहुत ट्रेंडिंग है सर। मगर अब बात ये उठती है कि कोई इंडस्ट्री है, उसने जैसे आपने बोला कि